नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत के पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार मऊ वाले मिश्रा जी अब उत्तर प्रदेश के अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे और उत्तर प्रदेश वाले तिवारी जी दिल्ली में आएंगे। मतलब तिवारी जी का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के अभी चीफ सेक्रेटरी थे। तो नरेंद्र मोदी ने अदला बदली किया, मतलब तिवारी जी को दिल्ली बुला लिया और दिल्ली में जो हाउसिंग मंत्रालय के सचिव थे श्रीमान उमाशंकर शुक्ला जी, जो मेरे बलिया के नजदीक मऊ जिला का रहने वाले हैं, उनको अब उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया तत्काल प्रभाव से। मतलब कल वो ज्वाइन करेंगे, रात में जहाज पकड़ लिया उन्होंने सवेरे लखनऊ। मतलब वो उनका तो घर विशेष जहाज होगा, 2 घंटे के अंदर वो अपने ऑफिस में होंगे और तिवारी जी उसी जहाज से वापस दिल्ली आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के राजनीति में मऊ का प्रभाव जमाने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। मऊ वाले अरविंद कुमार शर्मा को उन्होंने राजनीति में पदस्थापित करने का प्रयास किया था, जो पहले उनके मंत्रालय में सचिव थे, गुजरात कैडर के अफसर थे। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हठधर्मिता कहिए, जिद कहिए, या अपने काम में किसी का दखल ना करके खुद पर भरोसा कहिए, उन्होंने कहा जी मुझे आपके सहयोग की जरूरत नहीं, मैं स्वयं सक्षम हूं और उत्तर प्रदेश की जनता का मैं सुख दुख का आपसे ज्यादा ख्याल रख रहा हूं। तो अरविंद शर्मा के विफलता के बाद अब मऊ के दूसरे वाले पंडित जी उमाशंकर मिश्र जी को भेजा गया, शुक्ला जी को भेजा गया है। वो भी मऊ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश कैडर का ये अफसर है और 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। मतलब ये कि अब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के राजनीति से लेकर के प्रशासनिक हलके पर भी अपनी पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में ये जो ब्राह्मण लावी है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने का एक प्रयास कर रही है कि वहां का जब आतंकी भी मारा जाता है तो कहा जाता है कि ब्राह्मण परेशान है। अभी एक ब्राह्मणों का महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ, हाँ धर्मेंद्र नमस्कार, धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे गांव बलिया जिला वाले में पंडित जी भी आए थे। उनका खुद का टिकट खतरे में है, लेकिन वो पंडित से मिलन करने के लिए आए थे और बाहर निकल के बोले कि जी पंडित बहुत परेशान है। अब पंडितों के परेशानी का ये स्थिति है कि सरकार को सीधा सीधा अस्थिर करना, अनकंफर्टेबल करना और एम्बेरस करने की सिचुएशन में पहुंचा देने वाला अजय मिश्र टेनी को ना तो केंद्र में उनकी मंत्रिमंडल हिल रही है और ना ही उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति हिल रही है। ये स्थिति है। पंडितों की धौस इस स्थिति पर पहुंच गई है कि मोहनदास करमचंद गांधी को झूठा या सही गाली दिया, वो इस पर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सरकार उनको इस वजह से गिरफ्तार नहीं कर रही कि उत्तर प्रदेश में पंडित नाराज न हो जाए, क्योंकि वो पंडित है। कानपुर वाले दुबे का मरना पंडितों को इतना अखड़ रहा है कि वो एक बदनामी दौड़ा रहे हैं। ये सब पंडित लाभी के हाल है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लेकर के मुख्य सचिव तक पंडित जी लोग हैं। केंद्र में मंत्री से लेकर के संतरी तक पंडित है। उसके बाद भी पंडित कहां से नाराज है कि कांग्रेस के एक नकारे पंडित को इंपोर्ट करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। ये बात तो भाजपा ही बताएगी, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि ये गलत है। योगी जी के नियंत्रण पर नियंत्रण जमाए रखने के नरेंद्र मोदी के प्रयास कहीं ऐसा ना हो कि अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह वाली स्थिति को पहुंच जाए, और अगर ऐसा पहुंचता है तो ये गलत है और गलत होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के पास अभी बहुत लंबा समय है राजनीति करने के लिए। लेकिन योगी जी के मुकाबले मोदी जी के पास समय अभाव है, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी जैसा है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इस टाइम अगर कुछ नहीं कर पाती है तो फिर नहीं कर पाती है। सौरभ ओझा जी को नमस्कार, क्योंकि इसी टर्म में मोदी को मौका है एक बार 2024 का चुनाव। 24 के बाद मोदी जी की आयु जो उन्होंने खुद स्थापित किया है वो उसको पार कर चुके होंगे, और अगर अडवाणी जी और जोशी जी के लिए आपने उम्र स्थापित किया था तो खुद के लिए क्यों नहीं करेंगे, ये आपके अंदर से ही मांग होने लगेगी। इसलिए 24 का चुनाव आपका अंतिम चुनाव है और आपको जीतना ही चाहिए। इस वजह से योगी जी में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ उचित नहीं रहेगा।
केंद्र के मंत्री अफसर को सीधा उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बना करके भेज देना और उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली में बुला करके फीडबैक लेना, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के सरकार के डे टू डे के फंक्शन में इंटरफेयर जैसा है, अपना वर्चस्व स्थापित करने जैसा है। जब से चुनाव की शुरुआत हो रही है तब तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई शौचालय का उद्घाटन भी हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये सब चीजें उत्तर प्रदेश का राजनीति को कहीं बिगाड़ न दे, बदरंग ना कर दे, मुझे इस बात का डर है। मैं चाहता हूं कि योगी और मोदी दोनों का अपना कार्यकाल मिले और निर्विवाद रूप से मिले, बिना दबाव रूप से मिले। सुर्खियां आज की यही थी। अब असली बात की हमारे देश को जो खतरा है, क्या वो चीन पाकिस्तान से या हमारे राजनेताओं से है। कई लोगों को ये बात सुनने में बुरा लगेगी, लेकिन बात तो वही है जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो और समाज हित में हो। मैं उन्हीं पर फोकस करता हूं। किसी को बुरा लगे, हमें इस बात का कभी ना तो ध्यान रखा, ना ही आगे रखूंगा। ये कहने के पीछे मेरे पास क्या, मेरा तात्पर्य क्या है और मुझे ये कहने का सोर्स कहाँ से मिला, शक्ति कहाँ से मिला, वो आपके सामने रखूंगा। 20 से 25 मिनट आपके साथ रहूंगा। कृपया मेरे साथ बने रहें और अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी समूहों में शेयर करें, क्योंकि इस पर मुद्दा राष्ट्र हित का ही होता है और बिना मतलब, बिना मोटे और बिना किसी प्रभाव दबाव का होता है। जो राष्ट्र हित का मामला होता है उसी पर चर्चा होता है। राष्ट्र हित का मामला है कि हमारे देश के असली दुश्मन कौन है, चीन पाकिस्तान या हमारा अपना भारत महान। ये क्यों कह रहा हूं उसका आपके सामने 2 एग्जाम्पल दूंगा। मेरे ख्याल से 2 में ही आप समझ जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूं, गलत नहीं। पहला उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री कानपुर में मेट्रो रेल का उद्घाटन करने गए थे। मैं अभी अपने पहले कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में शौचालय का उद्घाटन भी हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। तो ये तो मेट्रो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। खैर, प्रधानमंत्री जाए, मुख्यमंत्री जाए, ये उन लोगों का काम है। ये मेट्रो कॉरपोरेशन का मतलब है और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का चेयरमैन यही वाले पंडित जी हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। वो अभी तक दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, उससे हटे नहीं है। तो प्रधानमंत्री को आमंत्रित किए होंगे, क्योंकि मेट्रो आमंत्रित करेगा कि उसके उद्घाटन में कौन आवे। तो उस वजह से पंडित जी से मोदी जी का सामंजस्य होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खैर, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि उद्घाटन करने जाने में कानपुर में जो समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा प्रयास किया गया वो गुंडई नहीं था। गुंडई तो बहुत हल्की और छोटी चीज है, हमारा कांस्टेबल स्तर का आदमी उसको देख लेगा। दिल्ली पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, 2 डंडा स्थान विशेष पर पड़ेगा और स्थान विशेष का रंग चेंज होगा, उसी का दिमाग ठिकाने आ जाता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस इस काम में महारत हासिल है और वो करती रहती है और करती रहेगी। हमें उसकी चिंता नहीं आपकी गुंडई से, चिंता आपके साजिश से है। क्या साजिश थी? साजिश थी कि समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी का टोपी पहने, अपने ही एक कार्यकर्ता का गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का आवरण उठाए, मतलब उसको पोर्ट्रेट किया भाजपा की तरफ से। मोदी जी के स्वागत में जो बैनर पोस्टर कानपुर के गली चौराहों पर लगा हुआ था, उसमें से एक पोस्टर उतारा, मतलब एक पोस्टर, मतलब एक चोरी का काम किया। गाड़ी के पीछे और आगे पोस्टर लगाया मोदी जी के स्वागत का और उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा। मतलब वो सीधा सीधा ये दिखाने का प्रयास किया गया कि ये गाड़ी भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है। 5-10 लोगों की एक छोटी सी भीड़ गाड़ी पर टूट पड़ी, गाड़ी के शीशे तोड़े, पथराव किया, उसमें अगजनी की और मोदी मुर्दाबाद, जोगी मुर्दाबाद का नारा लगा। और वो कानपुर के उस विशेष स्थान जहां पर मुसलमान रहते हैं वहां पर यह अगजनी की गई, और जहां हिंदू रहते हैं वहां वो वीडियो प्रसारित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी पर समाजवादी पार्टी के लोगों का पथराव। उद्देश्य था कि भाजपा अभी भीड़ के रूप में कानपुर में आई हुई है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। कानपुर की तो सड़क पर जगह नहीं था, पुलिस के लिए बड़ा परेशानी का कारण बन गया था उनका सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना। उसके पहले उत्तर प्रदेश के एडिशनल डीजीपी ने 15-20 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया काम में लापरवाही के लिए। मतलब इतना ज्यादा भीड़ अनियंत्रित हो गया था, वो पुलिस वाले कुछ काम में कोताही बरते, इस वजह से उनको सस्पेंड करना पड़ा।
ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को व्हाट्सएप पे ये मैसेज पहुंच जाएगा कि एक भाजपा की गाड़ी को फूंक दी गई, तो उनके दिमाग में आएगा कि भाई कोई हमारा ही कार्यकर्ता आ रहा होगा प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए और बीच में सपा के गुंडों ने उनको घेर लिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उग्र हो जाते हैं और सपा वालों पर आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद दोनों तरफ से दंगा का यह साजिश था, क्योंकि जहां पर गाड़ी फूकी गई थी वो मुस्लिम बहुल इलाका है और मुसलमान को भड़काना और पेट्रोल में आग लगाना दोनों में बराबर है। बल्कि पेट्रोल और आग हो सकता है बुझ जाए और बाद में बढ़ गए, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका में हिंदू और मुसलमान में भड़काना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। तो इतनी दूर ये साजिश रची गई थी, क्योंकि लोगों को इस बात का पेट में दर्द है कि भाई जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और मोदी की सरकार आई है, दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश दंगा विहीन पूरा कार्यकाल निकल जाएगा, इस बात का मलाल उनको था। वो चाहते थे कि कार्यकाल के अंत जाते जाते कम से कम एक दंगा तो मोदी के और योगी के सर पे मर दिया जाए। लेकिन भला हो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सूझबूझ का और वहां के स्थानीय पुलिस का, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस साजिश का पर्दाफाश किया। वो सारे लोग गिरफ्तार हुए और वो गाड़ी भी बरामद हुई जिसको तोड़फोड़ की गई थी। जब गाड़ी बरामद हुआ तो पता चला कि ये समाजवादी पार्टी का ही गाड़ी है, इसका भाजपा से दूर दूर और बहुत दूर तक कोई संबंध नहीं। जिस आदमी ने उस पूरे कांड का वीडियो बनाया वो समाजवादी पार्टी का आदमी था, उसके मोबाइल से वो वीडियो बरामद हो गई है और 5-7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वो गाड़ी भी जब्त हो चुकी है। गाड़ी को तुरंत मिस्त्री को बुला करके ठीक करवा दिया गया था। जो अगला पिछला साइड की शीशा तोड़ी गई थी वो शीशा चेंज कर दिया गया था और उस गाड़ी की सफाई इतनी बढ़िया से की गई थी कि कहीं से कोई स्पॉट नहीं रह गया है कि अभी तब एक दिन पहले जिस गाड़ी में तोड़ फोड़ मिल जाएगी नहीं, आज वो गाड़ी एकदम पेंट वेंट सब कुछ मतलब करके फिट कर दी गई है। कितनी बड़ी साजिश थी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, अब ये साजिश जो रची जा रही है वो साजिश का तार आज का नया नहीं है। नोआखाली के दंगा से लेकर के भागलपुर के दंगा तक, सिख विरोधी दिल्ली का दंगा हो या पूरे देश का दंगा हो, ये सब राजनीतिक द्वारा प्रायोजित होती है और इसमें राजनीतिक दल के लोग ही पाए जाते हैं। कभी कोई दंगा आम आदमी और बाहर के लोग बुला करके नहीं करवाया जाता है। साजिश की बात मैं कह रहा हूं कि देश का दुश्मन कौन है। आज एक और बड़ा खुलासा हुआ, पालघर घटना जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रचारित किया गया था, सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद। डिक्शनरी में खोजना पड़ा था कि ये कौन सा शब्द है, मिला नहीं। फिर हमने कहा कि हमारी अंग्रेजी बहुत बढ़िया कौन सी है कि मुझे अफसोस हो गया यार मिला क्यों नहीं। लेकिन मैंने कहा भाई पी चिदम्बरम बोल रहे हैं तो या सुशील कुमार शिंदे बोल रहे हैं, तो ये लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को अंग्रेजी हमसे बढ़िया आती होगी तो ये होता होगा। मेरी अंग्रेजी इनसे बढ़िया नहीं है तो हम काहे लिए अफसोस करें। लेकिन बाद में पता चला कि वो इसके पहले इजाद ही नहीं की गई थी शब्द, तो ये शब्द ही गलत मतलब नहीं था। जैसे मान लीजिए कोई 1970 से पहले राकेश परमार कहता तो मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो ये कौन सा आश्चर्य का बात है। कोई आदमी अगर 1960 में राकेश परमार को खोजता तो कहां मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि जन्म ही बाद में है। उसी तरह से अगर मैं खोज रहा था तो कहां गलत कर रहा था, क्योंकि सैफरन टेररिज्म तो पहले था ही नहीं कि मेरे पढ़ाई के टाइम में सैफरन टेररिज्म पढ़ाया जाता, भगवा आतंकवाद पढ़ाया जाता, क्योंकि ये तो था ही नहीं, सोच में नहीं था, दूर 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 और बहुत दूर तक नहीं था। तो मैं कोई गलत नहीं था। अब उसमें गवाह तैयार किया गया था, जिस पर दबाव बनाया गया था, उसको टार्चर करके कहा गया था कि तुमको छूट तभी मिलेगी जब तुम योगी जी का नाम रखोगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और संघ के बड़े बड़े नेताओं का नाम रखोगे। तो इस साजिश में ये लोग थे, तब जाकर के तुमको छोड़ी जाएगी। ये तो बड़ा साधारण बात है, ये तो हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं कि पुलिस पीट पीट करके लोगों से झूठी साची बातें उगलवा लेती है। जो असली अपराधी है वो बाहर घूमता रहता है और किसी गरीब को उठा करके पुलिस पीट देती है, प्रताड़ित करती है और वो जुर्म स्वीकार कर लेता है, बकायदा कोर्ट में जाकर के एडमिट करता है और जेल काटता है, और जो असल में जुर्म किया वो बाहर घूम रहा होता है, पुलिस लेन देन करके निकल जाती है। ये मामला तो खैर बड़ा ऊंचा गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री स्तर तक के लेवल पर साजिश रची गई थी, तो इसमें तो खैर पैसे के लेन देन छोड़िए तो बहुत बड़ी लेन देन हुई होगी, और उस लेन देन का चर्चा क्या किया जाए। लेकिन इस बात की चर्चा तो जरूर होनी चाहिए कि अगर इस तरह की साजिश हमारे अपने देश के वासी करते हैं तो हमारा देश का टुकड़ा टुकड़ा होने, बर्बाद होने
तहस नहस होने और समाप्त हो जाने में कितना देर है। तो क्या हमको चीन पाकिस्तान से होशियार रहना है कि अपने देश के नेताओं से होशियार रहना है? इस विषय पर हम जरूर विचार करें। ऐसा 1 2 बार 3 बार नहीं हुआ है, हर बार हर जगह हर समय होता रहता है। और हमारे राजनीतिक दल के लोग क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस बात की उनको खुद समझ नहीं होता और हमको कहते हैं कि आप समझदार बनिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी कानपुर और कन्नौज के इत्र व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा था पीयूष जैन। अभी वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। जब उसके पास पहले इन छापेमारी की सूचना आई तो एक फ्रेम में आ रहा था कि कानपुर के एक व्यवसाय का छापा पड़ा। दूसरे फ्रेम में अखिलेश यादव का बयान आ रहा था कि सरकार जानबूझ के परेशान कर रही है और हमारे लोगों को तंग कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि ये टाइमिंग गलत है। और अब जब खुलासा हुआ कि 250 करोड़ रुपया उसके यहाँ से बरामद हुआ है, तो वही समाजवादी पार्टी में लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कमीशन बढ़िया से नहीं दिया, इस वजह से उस पर छापा पड़ गया। सवाल ये है कि चाहे वो किसका कार्यकर्ता हो, वो किसका है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप पहले बयान देते हैं कि सरकार जानबूझ के ये काम करती है और दूसरा बयान देते हैं कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की दोहरी और दोगली नीति अगर अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी या कोई और करता है, उसके पीछे का क्या साजिश है। आप एक जगह एक चोर के साथ में खड़ा होते हैं, कहते हैं कि भाई नोटबंदी के बाद इतना रुपया आया कहां से। सवाल आपका जायज है कि जब नोटबंदी हुई थी तो इतनी काली धन 2-2 हजार की गड्डियां और 175 करोड़ रुपया हुई एक रूम में कहां से बरामद हुआ। हालांकि मेरा तो आशंका नहीं, पूरा विश्वास है कि वो जो नोट है वो उसी इत्र व्यापारी के नहीं है, क्योंकि मैं भी कंपनियों का काम देखता हूं, कई कंपनी वालों को काम देखता हूं। एक कंपनी वाला है जो इत्र के कारोबार में मतलब फ्लेवर बनाता है, वो इत्र ही कहते हैं, ओखला में उनकी कंपनी है फ्लेवर बनाने की। उनको मैंने फोन किया तो बोले राकेश, जिस व्यापारी की बात कर रहे हो ऐसे 50 लोगों का मेरा बिजनेस है, इतना मार्जिन नहीं है, इतना कंपटीशन है, और भी कोरोना काल में इतना मार्जिन नहीं है कि कोई आदमी इतनी बड़ी ब्लैक मनी जमा कर ले। हाँ, 2 करोड़ का काम में 4 करोड़ के काम में 2 करोड़ रुपया दिखा करके 2 करोड़ आदमी चुरा ले, ये संभव है। लेकिन 4-5 करोड़ के ट्रांजैक्शन दिखा करके 400 करोड़ रुपया का काम कर ले, ये संभव नहीं है। तो मैं पूछा सर तो इसमें क्या हुआ, व्यवसाय के नाते अब क्या करें। तो बोला परमार, व्यवसायी से ज्यादा तो तुम लोगों को ज्ञान होता है, तुम मेरे कंसल्टेंट हो, तुम लोग मेरे को सलाह देते हो। असल में क्या है कि वो पैसा उस आदमी का है नहीं, वो पार्किंग है। जहां जैसे तुम लोग नहीं गाड़ी पार्क करते हो, मार्केट में जाते हो तो पार्किंग वाला 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया लेता है या घंटे के हिसाब से चार्ज करता है और तुम्हारा गाड़ी सुरक्षित रखता है, तुम चाबी देके चले जाते हो। उस गाड़ी में कुछ भी वो बेचारा हाथ नहीं लगाता, तुम्हारा रुपया पड़ा हो, गहना पड़ा हो, लैपटॉप पड़ा हो, मोबाइल पड़ा हो और चाबी उसी के पास रहती है। पार्किंग वाले की ईमानदारी की बात है। तो ये जो कानपुर वाला व्यवसायी यहाँ से पैसा बरामद हुआ, ये असल में पार्किंग प्लेस है, उत्तर प्रदेश के राजनेताओं का पैसा है और उनकी छटपटाहट बता रही है कि पैसा उस व्यवसायी का नहीं है। दूसरा एक बात, राजनीतिकों के 60-60 का संबंध कहां है, मैं थोड़ा बहुत लीगल का जानकार हूं। जीएसटी काउंसिल ने, जीएसटी के डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ये छापा जीएसटी ने मारा है, जीएसटी ने जो केस बनाया है उस व्यवसाय के ऊपर, वो ये नहीं बनाया कि काला धन बरामद हुआ, क्योंकि काला धन बरामदगी का अगर केस साबित हो जाएगा तो जितना रुपया बरामद हुआ उतनी रुपया का फाइन है और उतने रुपए की डैमेजेज है उसके ऊपर, और साथ में सजा बहुत बड़ी है। तो उसको सीधे बचा लिया गया है। आप देखिए, ये बड़ा ध्यान से देने वाली बात चीज है। वो जैन बिल्कुल बच रहा है। जैन पर 29-30 करोड़ रुपया का टैक्स जमा करना है, 2-4-5 करोड़ रुपया का फाइन, मतलब कुल 30-40 करोड़ रुपया जमा करके वो अपना 200 करोड़ रुपया आराम से ले लेगा। तो वो तो जिस आदमी का पैसा होगा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 200 करोड़ रुपया जमा लेने के लिए अगर 20-30 करोड़ रुपया जमा करके ले लिया जाए तो वो तो कोई भी आदमी खुश हो जाएगा। ये पैसा किसी राजनीतिक दल का है, वो इस बात से प्रूव होता है क्योंकि जो उस पर केस बनी है वो केस बहुत छोटे धाराओं में बना है। टैक्स चोरी का केस, और टैक्स चोरी के केस में बहुत बड़ा सजा नहीं है। टैक्स चोरी के केस में टैक्स जमा करना और उस पर डैमेजेस जमा करने की प्रोविजन है, उसको फांसी पर लटकाने का प्रोविजन नहीं है।
मतलब वो व्यवसायी का जो कल तक 200 करोड़ रुपया, 225 करोड़ रुपया, 350 जो रुपया जितना बरामद हुआ हो, वो रुपया ब्लैक मनी था उसका, अब वो टैक्स जमा करके व्हाइट मनी हो गया, मतलब आप उसका फायदा कर दिए। हम थोड़े मोड़े जो कानून के जानकार लोग हैं, छोटे छोटे कंपनियों का काम देखते हैं, हम कहते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया व्हाइट मनी है तो 10 लाख रुपया ब्लैक मनी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उसका 1 लाख रुपया का बिजनेस कर सकते हैं। अब इत्र व्यापारी 225 करोड़ रुपया जो एक जगह मिली गई है और 250 करोड़ रुपया, मतलब कुल जो 300-350 करोड़ रुपया की बरामदी हुई है, 300-350 करोड़ रुपया में 35-40 करोड़ रुपया, मतलब 50 करोड़ रुपया अगर जमा करके करेगा तो उसका 350 करोड़ एक नंबर में हो गया। अब वो कल 350 करोड़ का बिजनेस करेगा चौड़े में, वो कहेगा मेरे पास 350 करोड़ है, उसी स्टेट बैंक में जमा है, उस पर इंटरेस्ट के साथ इसको पैसा वापस हो जाएगी। मतलब यही बात साबित करता है कि वो पैसा उस व्यवसाय का नहीं है, नेताओं का पैसा है। और अब उसको हो हल्ला हो रहा है, लोग अब मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, योगी की जय जयकार कर रहे हैं कि योगी मोदी की सक्रियता ने हैदराबाद से आकर के पैसे को बरामद किया गया, गुजरात से आई और कानपुर में छापेमारी करके पकड़ ली। लेकिन पैसा पकड़ा गया है तो उस पर केस क्या बना? केस बना जैसे आदमी एक लड़की का ऊपर, बलात्कार का लड़के के ऊपर केस बन रहा है और एक लिविंग रिलेशन का केस बन रहा है। दोनों बहुत अंतर है दोनों में, आप ठेठ भाषा में समझिए। क्योंकि अब लिविंग रिलेशनशिप अगर साबित हो जाता है तो आप पर बलात्कार का केस नहीं बना, मतलब आपको जेल नहीं होगी, 7 साल का सजा नहीं होगा। आपको लिविंग रिलेशन का साबित हो जाने के बाद 18 साल से ऊपर है तो आप मर्जी से अपना कुछ भी करिए, आप पर केस ही नहीं बना। यही काम होता है, पुलिस जब पैसा ले लेती है या राजनीतिक दबाव आता है तो बलात्कार के केस को लिविंग रिलेशन में कर देते कि अवैध संबंध नहीं था, अनैतिक संबंध के चक्कर में पकड़ गए। बाद में कहेगा मेरा उम्र 18 साल है और अब सरकार ने बता दिया है कि अगर मेरा उम्र 18 साल है तो इसमें नैतिकता का प्रश्न नहीं उठता। उसी तरह से वो पैसा अगर ये साबित होता है कि टैक्स चोरी का है तो टैक्स जमा करके 1 नंबर में पैसा हो गया। अगर वो जीएसटी वाले लोग इस बात पर, अब देखिए बहुत बड़ी बात है, लाख रुपया भी कहीं पुलिस पकड़ती है या कोई महकमा पकड़ता है तो इनकम टैक्स को बुलाया जाता है। अभी 3-4 दिन 5 दिन की कार्रवाई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री नहीं हुई है ना, तो इतनी बड़ी रकम के बाद आयकर विभाग आया हुआ है। अभी जीएसटी के एक्ट के अंतर्गत उस पर केस हुआ है और जीएसटी के अंतर्गत ही उस पर केस चलेगा, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री नहीं होगी। जबकि कायदे से उसमें 4 महकमा को तुरंत आ जाना चाहिए, ईडी को आना चाहिए, फेमा को आना चाहिए, इनकम टैक्स को आना चाहिए, कस्टम डिपार्टमेंट को आना चाहिए और पुलिस को आना चाहिए, नारकोटिक्स को आना चाहिए। कस्टम को इसलिए आना चाहिए कि विदेशी सोना पकड़ा गया है उसके घर में, विदेशी मोहर लगी है उसमें और अनसोर्स है, अनडिक्लेयर्ड है, तो ये कस्टम का केस बनता है। फेमा का बनता है कि विदेश में अगर कोई लेन देन हुई है तो किस्त के अंतर्गत हुई है, कैश में दिया है तो वो कैश का कहां से आया, चेक में दिया है तो किस बैंक से दिया, उस पर टैक्स चुकाया कि नहीं चुकाया, और चेक से पेमेंट किया तो इसको डिक्लेयर किया कि नहीं इनकम टैक्स में, क्योंकि तेरा टैक्स में तो ये पैसा है नहीं तो कहां से रहा। और अवैध संपत्ति रखने के चक्कर में इनकम टैक्स इतना बड़ा रुपया तो इनकम हुआ है तब उस पर टैक्स लगेगा ना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये खेल बहुत इतना मुश्किल नहीं है कि आप ना समझे, ये बड़ा आसान बहुत हल्का केस है। हो सकता है वो पैसा दोनों तीनों राजनीतिक दलों का पार्किंग हो, सबका हो, एक आदमी का ना हो, और एक आदमी का हो तो चोर चोर मौसेरे भाई हो। हाँ सर जी नमस्कार। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब तक जो प्राप्त सूचना है या जो प्रेस विज्ञप्ति आई है उसमें जो अफसर बयान दे रहा था वो जीएसटी काउंसिल का अफसर था, जीएसटी इंटेलिजेंस ब्यूरो का, इनकम टैक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी नहीं था, पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी नहीं था, कस्टम इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी नहीं था, वो आदमी जीएसटी का था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। मतलब हमारे राजनीतिक दल के लोग उस बनिया को बचा लिए हैं। अब वो साबित हो जाता है कि उसने टैक्स चोरी किया है तो उस पर टैक्स वसूल करके उसका पैसा वापस हो जाएगा और वो जमानत में बाहर होगा। ये है खेल। इस जिस दिन समझ जाएंगे आप समझ जाएंगे कि इस देश को खतरा किससे है। अगर यही पैसा इनकम टैक्स के अंतर्गत उस पर केस बनता तो ये 200 करोड़ रुपया और लिया जाता, डैमेजेस
फाइन लगता और सजा बड़ी होती, क्योंकि 2 लाख रुपया से ऊपर कैश रखने पर सजा ये नरेंद्र मोदी की कानून बनी है जब से ये नोटबंदी हुई है। यहां तो 200 करोड़ रुपए मिला है, लेकिन उसके अंतर्गत केस क्यों नहीं हुआ है अब ये समझने में बहुत देर नहीं लगेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल किसके अधीन चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का अधीन। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किस पुलिस के अंदर फेलियर है कि इतना बड़ा रुपया आ रहा है? भाजपा की पुलिस। किस महकमे के फेलियर है जिस महकमे से इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आयकर विभाग का फेलियर है, जीएसटी का फेलियर है, कस्टम का फेलियर है, और ये सब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी की प्रखर सरकार है। तब आता है कि भाई आपने कहा है कि अखिलेश यादव की बिलबिलाहट क्या है? भाई राजनीति में अखिलेश यादव और जोगी जी अलग अलग थोड़ी है। आपके लिए एक कमल का फूल है और एक साइकिल का पहिया है। वो दोनों लोगों को तो एक ही है भाई, वो दोनों लोग एक ही साथ चाय पीते हैं और एक ही बनिया दोनों आदमी को फंडिंग करता है। वो जो पीयूष जैन है वो समाजवादी पार्टी को भी फंडिंग करता है, कांग्रेस को भी करता है और अखिलेश को भी करता है, मायावती को भी करता है। तो वो उसका वित्त पोषण करना अखिलेश की भी जिम्मेवारी है, जोगी की भी जिम्मेवारी है। तो अखिलेश की जिम्मेवारी है कि वो सामाजिक स्तर पर अपना राजनीतिक हवा बनाते रहे कि ये भाजपा का आदमी है, और योगी का मतलब है कि उसको हल्के केस में बंद करें और उस पर टैक्स चोरी का केस लगा करके टैक्स जमा करके उसको वापस कर दें। ये खेल है। अंत में मैं आपको ये कहूंगा कि इतने सुनने के बाद आप समझिए, समझने में बहुत देर नहीं लगेगी कि हमारे देश को खतरा चीन पाकिस्तान से ज्यादा है या हमारे देश का राजनेताओं से। लोकतंत्र में नेताओं को हटाया नहीं जा सकता, बिना नेताओं को देश चलाया नहीं जा सकता। तब क्या विकल्प है? विकल्प ये है कि जब आप चुनाव करें तो ऐसे लोगों के चुनाव करें जो इन सब चीजों से परे हो और आपके लिए, आपके साथ और आपका बनकर रहे। ये नहीं हो कि दिखावा आपका करें और कमाई खुद की करें और आपस में आपको लड़वाता रहे। इन सब विषयों को अगर आप समझ गए होंगे तो आपसे अनुरोध है कि या तो आप खुद वीडियो बनाइए, खुद फेसबुक सोशल मीडिया पर लिखिए, और नहीं तो कम से कम मेरे इस पोस्ट को शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि आपका आशीर्वाद मिल करके ये बातें लोगों तक तो पहुंचे और आम जन का आंख खुले और लोग समझ पाए कि असल क्या बात है। अंत में प्रश्न यही कि खतरा चीन पाकिस्तान है या देश का गद्दार है? अगर आप समझ गए होंगे तो जरूर हमको बताइएगा, हमारा भी नॉलेज अपडेट हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।